हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को कट करना। पेड़ों को कट करना, ओके। जो ट्रीज होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है, उसके अंदर ट्रीज, प्लांट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और ट्रीज और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन देते हैं और फ्रूट्स भी देते हैं। क्या बस ऑक्सीजन और फ्रूट्स ही तो देते हैं? अगर इंटरनेट देते तो अच्छा होता। क्या ही करते हैं ट्रीज और प्लांट्स? तो समझो बात को, जो लोग हैं वो ट्रीज की इम्पोर्टेंस भूल रहे हैं। लोग इस वजह से पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रियल यानी कि वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। हमने पहला पढ़ लिया कि हम इंसान पेड़ों को कट करते हैं। अब हम पढ़ते कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नेचुरल कॉजेज की वजह से भी होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाती है, फॉरेस्ट फायर। अगर फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो इस वजह से भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। सेवरल ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ जाता है। सूखा कैसा दिखता है? ऐसा पूरी ज़मीन ऐसे सूखी सूखी हो जाती है, तो इस वजह से भी वो जो हमारा फॉरेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। मैन मेड कॉजेज, जैसे कि हम इंसान है, वहाँ पर पेड़ काट काट के फैक्ट्रीज बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, यानी कि पेड़ों को काट कर यहाँ पर खेती कर रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, ये सब चीज़ें। रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब अब इंडिया, हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर अब इतनी ज़्यादा बढ़ती पॉपुलेशन के लिए जगह भी तो चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए। तो क्या करते हैं? ट्रीज को कट कर देते हैं, वहाँ पर घर, प्लॉट्स, बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं। और वुड को फ्यूल और फर्नीचर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ओके, तो होप करता हूँ आपको डिफॉरेस्टेशन और कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या होगा? जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। और ग्राउंड जो वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो और नीचे चले जाएगा, यानी हम ग्राउंड वाटर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। पॉल्यूशन और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाएगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो ऐसी फर्टिलिटी वाली सॉइल थी जो खराब हो जाती है, जिसके ऊपर हम खेती वेती कर सकते हैं, वो सब खराब हो जाएंगी। और जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा कम आया करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स और फ्लड्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हर जगह पर सूखा पड़ने लग जाएगा या बाढ़ आने लग जाएगी, जैसे छोटे छोटे घरों के सारी जगह पर पानी पानी है। और एक और कॉज है हमारा डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं जिसके ऊपर हम अपना वो कर सकते हैं, खेती वगैरह कर सकते हैं, ऐसी लैंड्स जो हैं वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। डेजर्ट में जैसे कि वहाँ पर ना पानी होगा, ना हमारी ऐसी लैंड होगी जिसके ऊपर हम ग्रो कर पाए चीज़। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बाद। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक जगह पर कितने स्पीशीज के एनिमल रहते हैं। जैसे कि किस किस स्पीशीज के प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इधर ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इधर रिसोर्सेज जैसे वाइल्ड लाइफ और ये फिशेज वगैरह जो हैं वो रहती हैं। फॉरेस्ट जो होता है वो बैलेंस करके रखता है नेचर का। और ये तो हम सबको ही पता होगा, एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारा द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। जैसे कि फ्लोरा मीन्स जो प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया का। अब जैसे कि अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, या कोई भी गर्मियों वाली जगह है, वहाँ का फ्लोरा क्या है, यानी वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया पे क्या चीज़ उगती है? कैक्टस। यानी कि फ्लोरा ऑफ राजस्थान और एनी हीट वाली जगह जो भी होती है उसके ऊपर जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट उगता है, हम उसे बोलते हैं फ्लोरा। जैसे कि जहाँ पर ठंड होती है, हिमाचल वाले एरिया में, वहाँ पर फ्लोरा क्या है हमारा? एप्पल और आलमंड्स वगैरह। और ऐसे ही एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया पे
किस किस तरह के एनिमल रहते हैं, जैसे कि फौना, उन्हें हम कहते हैं फौना। जैसे कि फिर से हम डेजर्ट वगैरह वाले इलाके पे देखें तो फौना जो है वहाँ पर क्या है, कैमल, यानी कि वहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया पे ही कैमल होता है। कैमल कभी भी आपको ठंड वाली जगह पर नहीं मिलेगा। ये जो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये पर्टिकुलर एरिया पे मिलती हैं, तो हम इन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज भी बोलते हैं। और जो ये स्पीशीज होती हैं वो कैपेबल भी होती है इंटर ब्रीडिंग के लिए। जो एनिमल्स ख़त्म होने वाले होते हैं धीरे धीरे, जैसे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही होती है और वो ऐसी कगार पर आ जाते हैं अब तो ये ख़त्म हो जाएंगे हमारी दुनिया से, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल टाइगर, लॉयन एंड एलिफेंट्स। अगर हमारी दुनिया से टाइगर, लॉयन और एलिफेंट्स अगर ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो इसी चीज़ का सरकार ने ध्यान दिया कि सरकार को पता चला कि गवर्नमेंट को पता चला कि जो हमारे टाइगर है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, तो गवर्नमेंट ने रिलीज करा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो इंडिया की गवर्नमेंट में यूज़ करा था, क्योंकि इंडिया में टाइगर्स की बहुत ज़्यादा ही कम पॉपुलेशन हो गई थी। जितने भी एंडेंजर्ड टाइगर्स थे उन्हें उनका नेचुरल हैबिट प्रोवाइड करा, मतलब उन्होंने ऐसा कह दिया कि यहाँ पर कोई टाइगर्स का शिकार नहीं करेगा, कोई टाइगर्स को परेशान नहीं करेगा, यहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी एंडेंजर्ड एनिमल है या कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और इन्हें लॉन्ग टर्म ऑफ नेचर भी प्रोवाइड करा जाता है, जिससे कल्चर और इकोसिस्टम भी हमारा प्रिजर्व रहता है। जैसे कि आपने देखा कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ये बायोडाइवर्सिटी। अब प्रोटेक्टेड एरियाज के बाद आता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या मतलब? सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है हंटिंग वगैरह के लिए, जहाँ पर उन्हें ऐसी जगह पर जैसे वो इस तरह से रखा जाता है, जू वाला नहीं, जू में तो जो भी एनिमल्स है उन्हें केज में रखा जाता है, जू की बात नहीं हो रही है। ये इन्हें अच्छे से हैबिटेट मिलता है, इनके जैसे जंगल में जैसे रहते थे उस तरह इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ओके, तो जैसे कि इसके थोड़े थोड़े एग्जांपल है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स भी वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने के काम आते हैं और इसे गवर्नमेंट के द्वारा ही करा जाता है प्रिजर्व। पर इसकी एक स्पेशल चीज़ है, यहाँ पर पब्लिक भी विजिट कर सकती है, यानी कि आप भी जा सकते हो वहाँ पर सब एनिमल्स को देखने के लिए। और नेशनल पार्क में भी ऐसा नहीं है कि केज में बंद है, ऐसा तो जू की तरह नहीं है कि जैसे जू में मान लो कोई लायन है वो तो केज के अंदर बंद होता है। एनिमल पार्क्स में आपको इधर उधर ही घूमते हुए दिख जाएंगे, उन्हें खुला रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, और जो सतपुरा नेशनल पार्क था, हाँ गाइस सॉरी ये भी रह गया, सतपुरा नेशनल पार्क जो था ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था हमारे इंडिया में। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? ये जो लैंड होती है बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट की होती है, क्योंकि हमारा ये आपने अभी तक पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया समझ लो, वैसे एरिया में एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे। नेशनल पार्क्स में भी यही होता है, बस वहाँ पर आप भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है? बहुत बड़ी प्रोटेक्टेड लैंड होती है जिस पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें अच्छे से उस जगह पर रखा जाता है। और इसकी क्या खास बात है? ये तो सब ऊपर वालों में भी था, तो इसकी बायोस्फीयर रिजर्व की क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि आदिवासी लोग भी रहते हैं। वो हमारी तरह फोन वो नहीं चलाते रहते, वो अपनी जंगल की लाइफ ही अच्छे से जीते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? अब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि हाँ टाइगर भी हमारे ख़त्म होने वाले हैं और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। हमने उनके लिए सब चीज़ें खोल ली, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह, ताकि हम उन्हें अच्छे से रखें। तो हमें ये सब पता कैसे चलता है? हमें ये सब पता चलता है रेड डाटा बुक से। जो रेड डाटा बुक होते हैं उसे मेंटेन करती है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
इस डाटा बुक के अंदर जितनी भी स्पीशीज और एनिमल्स है जो कि ख़त्म होने वाली होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन से एनिमल एंडेंजर्ड है, कौन से एनिमल ख़त्म हो सकते हैं। तो यही था अभी तक का हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, उसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन वो होता है जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह अपना हैबिटेट चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। और ये सिर्फ बर्ड्स नहीं करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। नहीं समझ नहीं आया? अच्छा, मैं चलो आपको अच्छे से समझाता हूँ। जिसकी बर्ड्स है यहाँ पे पहाड़ पे रहते हैं, ठीक है, मजे से पहाड़ पे रह रहे हैं, इन्हें खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से रह रहे हैं। पर क्या हुआ, इधर बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई। अब ये जो बर्ड्स थे इन्हें फूड भी नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, एक साथ ग्रुप में बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करा डिस्टेंस को, और इन्हें जैसे ही वहाँ पर उन्हें अच्छा सा जगह मिल गई जहाँ पर ये अच्छे से रह सकते थे, उन्होंने वहाँ पर अपना बेस टाइप का बना लिया। अब आपने भी कभी कभी देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना कि ऐसे ग्रुप में बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं, वो माइग्रेशन बर्ड्स होते हैं, जो कि अपने ओरिजिनल हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट पे जाते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, कुछ भी पर्टिकुलर टाइम पे ये जाते हैं। जैसे कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के भी एग्जाम्पल है, जैसे कि डक्स, गीस, फ्लैमिंगोस, क्रेन्स, ये सब हैं जो कि इंडिया के ऊपर से भी जाते हैं, इंडिया से भी हर साल निकलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब कि हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। और एक और फन फैक्ट कि एक टन पेपर को बनाने के लिए 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज लगते हैं, यानी कि एक टन पेपर को बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज, और एक ट्रीज को उगने में कितना टाइम लगता है, 10 to 12 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि पेपर बनाने के लिए हमारे कितने ज़्यादा ट्रीज खत्म होते हैं। पेपर जो होता है उसे हमेशा रिसाइकल करना चाहिए और रीयूज भी करना चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। हर एक पेपर को 3 से 7 टाइम्स तक रिसाइकल करा जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करने से हमें ट्रीज भी हम बचा पाते हैं, एनर्जी और वाटर भी हमारे से बच जाता है। और जैसे पेपर के अंदर कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स होंगे, जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये यूज्ड पेपर है, इसके अंदर इसे हमने डाल दिया रिसाइकल बिन में और ये फैक्ट्री में गई, इससे सारे इसके जितने भी हार्मफुल केमिकल्स थे वो निकाले और फिर एक और न्यू पेपर बना दिया। अब हमारा लास्ट है फॉरेस्टेशन। अब हमने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन पढ़ा कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब हम पेड़ों को काट रहे हैं। पर अब हम लोग पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। मतलब कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वहाँ पर फिर से प्लांट्स को ग्रो करा जाए तो हम उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।